Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. We are going to start our chapter 2nd of Political Science class 9th, संविधान निर्माण। संविधान के विषय में ही हम 3 दिनों से चर्चा डाल रहे हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान किसे कहा जाता है, संविधान की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक संविधान को बनाने में सहायक कारकों के ऊपर है कि संविधान को बनाने के लिए योगदान जिन जिन तत्वों ने दिया, जिन जिन कारकों ने दिया, वो कौन से हैं। देखिए, उस समय हमारी आजादी के लिए आंदोलन छिड़ा हुआ था, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर था, एक राष्ट्रीय लेवल पर पूरे देश के लिए था। पूरे देश उपनिवेशिक शक्तियों से आजादी चाहते थे, अंग्रेजी शासन से, ब्रिटिश सरकार से। उस समय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छिड़ा हुआ था, तो यह विदेशियों के प्रति संघर्ष तो था ही था, लेकिन केवल संघर्ष ना होकर यह देश की राजनीति को रूपांतरित करने वाला इतिहास था, एक नया रूप देने वाला संघर्ष था। इस तरह से हमारे जो संविधान को बनाने वाले सहायक कारक हुए, उनमें राष्ट्रीय आंदोलन भी एक प्रमुख कारक साबित हुआ, क्योंकि उस समय हमारे सामने बहुत विकट परिस्थितियां थी। अंग्रेज औपनिवेशिक शक्ति के रूप में शासन कर रहे थे, देश का विभाजन हो रहा था धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिमों के लिए। तो इस तरह से राजनीति तो हमारी रूपांतरित हो ही रही थी, एक से दूसरे हाथों में जा रही थी। जिस तरह से देश में एक शोषण का सा, एक भ्रष्टाचार का सा, एक आतंक का सा, एक मारकाट का सा जो उस समय छिड़ा हुआ था, उसके साथ साथ हमारी जो राजनीति थी वो भी प्रभावित हो रही थी। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, नेताओं का योगदान। जो 1928 में हमारे मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू जी तो उन्होंने इसके उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, जो निर्विरोध पारित हो गया था, पास हो गया था। उसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष बने, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू थी, पंडित लक्ष्मी थी, और बहुत सारे इसमें जैसे पारसी समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से 30 अनेक और भी सदस्य थे। सभी ने इसमें सहयोग दिया। हालांकि महात्मा गांधी हमारी संविधान सभा में औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा से संबंधित बहुत से लोग थे जो उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे संविधान में कई चीजों को जोड़ा। संविधान को बनाने में इस प्रकार हमारे देश जो उस समय के नेता थे उनका भी महान योगदान था। उनको भी एक इसमें संविधान को बनाने में सहायक कारकों में उनकी प्रमुख भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने उस समय की स्थितियों से जो सीखा उसको संविधान में जोड़ा, ताकि आने वाले अगले किसी साल में हमें उन समस्याओं का फिर से सामना न करना पड़े। और ब्रिटिश शासकों की भूमिका हमारा तीसरा कारक होता है। कैसे? औपनिवेशिक स्थानों के दौरान, औपनिवेशिक शासकों के दौरान जो संस्थाएं खुली, हालांकि अंग्रेज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, हर चीज को लिखकर रिकॉर्ड करते थे, हर चीज दस्तावेज को, हर कागज को वो संभाल कर लिखते थे एक संग्रह के रूप में, कि कभी हमें कुछ देखने की जरूरत पड़े तो हम इसे उठाकर देख सकें। और उन्होंने भारतीयों को पढ़ना लिखना सिखाया, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पर कब्जा कर लिया, अपनी शक्तियों को कायम किया, अपनी हमारी संस्थाओं पर काबू किया, हमारे संसाधनों को नियंत्रण में किया, तो उस समय यहाँ की स्थिति के बारे में उनको बताने वाले भारतीय तो थे। तो उन्होंने क्या किया, हम में से ही कुछ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें पढ़े लिखे लिपिक मिल जाए, कलर्क मिल जाए, और देश का काम आसानी से हो, जो यहाँ के रहने वाले लोग थे वो उनके मददगार साबित हो। तो इस तरह से उन्होंने जो चीजें हमें सिखाई वो हमारे काम आई। हमने उन चीजों को संविधान लिखते समय अडॉप्ट किया, उनको हमने संविधान के रूप में लिखा। जो जो चीजें लिखना सीखा, रिकॉर्ड करना सीखा, दस्तावेज बनाने सीखे, संग्रहालय बनाना सीखा, ये चीजें हमने कहाँ से सीखी? अंग्रेजों से सीखी। और कुछ ऐसी चीजें भी सीखी कि अगर समय रहते हमें बदलाव करने की जरूरत पड़े तो हम कर सके। अंग्रेजों ने हालांकि हमारा बहुत नुकसान किया, लेकिन हमने जो ज्ञान है, शिक्षा है, उसके बहुत सारे तत्व हमने अंग्रेजों से सीखे। तो ब्रिटिश शासकों की भी इसमें अहम भूमिका रही, क्योंकि संविधान बनाने का जो काम था ना, इसका सबसे पहले ब्रिटिश जो आयोग था उसी ने इसका प्रस्ताव पारित किया।
कि हाँ संविधान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। और ये सब हमने ब्रिटिश शासकों की उपस्थिति से सीखा, वहाँ की संस्थाओं से सीखा, और भारतीयों को जो उनके रहते हुए अनुभव प्राप्त हुए, जो उन अनुभवों के आधार पर हमने संविधान में कुछ चीज़ों को जोड़ा, कुछ को हटाया, कुछ विचार विमर्श किए, रिकॉर्ड किए, दस्तावेज बनाए। ये सब चीज़ें हमने ब्रिटिश शासकों से सीखी। उसके पश्चात विश्व की घटनाएं तथा क्रांतियां, उस समय चारों तरफ विश्व में एक राजनीति का परिवर्तन का दौर था, फेरबदल हो रहा था। उसी समय देखो 1780 हमारा देश आजाद हुआ 1547 में, उसी समय 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, उसी समय ब्रिटेन में संसदीय, हमने कई चीजें कई जगहों से सीखी। जैसे ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र से हमने वहाँ के ढांचे से कि संसदीय व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने सीखा अधिकारों की रक्षा कैसे होनी चाहिए, अधिकारों के बिल कैसे पास हों, और संविधान निर्माताओं से प्रेरणा लेकर बेहतर सूत्रों को हमने इसमें शामिल किया कि हमारे देश का अच्छे से अच्छा संविधान बने, अच्छे से अच्छा सर्वोत्तम उदाहरण हो संविधान का कि हाँ भारत का एक संविधान अपने आप में विशिष्ट विशेषताओं को लिए हुए एक उदाहरण है। इस तरह से हमने कई संविधानों का अध्ययन किया, ब्रिटिश का, फ्रांस का, जापान का, कनाडा का, हमने कहीं से कुछ लिया। फ्रांस से समता और बंधुत्व की भावना ली हमने, और उस समय क्रांतियों का दौर चल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि साथ साथ जैसे ही आज़ादी होगी हमें उसी समय संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों काम हमारे साथ साथ चल रहे थे, देश के लिए आज़ादी के लिए संघर्ष भी और संविधान निर्माण का कार्य। अब देखो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, और 1949 में हमारा संविधान बन के भी तैयार हो गया। ये साथ साथ चल रहा था, 3 साल तो इसको संविधान को बनाने में भी लगे हैं। दोनों चीजें एक साथ हुई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय की हुई क्रांतियों से भारतीयों को प्रेरणा मिली। रूस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति थी, और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के ऊपर चल रही थी। तो इस तरह से इन चीजों से हमने बहुत सी चीजों को हटाया, संविधान से भेदभाव को समाप्त करने की प्रेरणा मिली, हमें छुआछूत को समाप्त करने की प्रेरणा मिली, कुछ चीजों को हमने इसमें नईयों को भी शामिल किया। तो ये सब चीजें एक संविधान को मजबूत बनाती हैं। तो संविधान को बनाने में जो सहायक कारक थे उसमें ये चौथा कारक है। उसके बाद चिंतन और बहस को प्रमुख स्थान दिया गया, जो हमारा 5वां पॉइंट है, क्योंकि बार बार किसी भी चीज को लेकर चिंता की गई, उसको चिंता व्यक्त की गई। ऐसे नहीं कि उसको लिया, जोड़ा और हट गए, नहीं, उस चिंतन को बार बार उखाड़ा गया, बहस हुई उन मुद्दों पर, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, टैग मार्क लगा, जिससे क्या हुआ कि आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर कई बार चर्चा हुई कि भारत का ढांचा ऐसा बनना चाहिए, इस तरह की इसमें देश में व्यवस्था होनी चाहिए, अगर हिंदू अलग रहते हैं तो उनके लिए किस तरह का क्या संविधान में चीजें जुड़नी चाहिए, क्या धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर चीजों को जोड़ा जाए। तो ये सब चीजें चिंतन और बहस के बाद हुई। उस समय का दौर ही ऐसा था कि हर कदम को फूक फूक कर रखने की जरूरत थी, क्योंकि दोनों चीजों के साथ चलते एक चिंगारी भी काफी थी देश में एक दंगा छिड़ाने के लिए। एक भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई गलत डिसीजन लिया जाता तो देश में तबाही का कारण भी बन सकता था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सूझबूझ से, बहुत दिमाग से, बहुत बार चीजों को सोचकर, विचार विमर्श करके, चिंतन और बहस के बाद संविधान निर्माण का कार्य हमारा पूरा हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान को बनाने में सहायक देने वाले कारक या संविधान को बनाने की प्रेरणा हमें कैसे मिली, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय आंदोलन, सेकंड पॉइंट नेताओं का योगदान, थर्ड पॉइंट ब्रिटिश शासकों की भूमिका, फोर्थ पॉइंट विश्व घटनाएं तथा क्रांतियां, और उससे नेक्स्ट पॉइंट आपका चिंतन और बाधा। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जैसे कि 50 वर्षों से पहले के निर्मित संविधान को हम आज भी क्यों स्वीकार करते हैं। हमारा संविधान बने कम से कम 60, 65, 70 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अब भी हम इस संविधान को मानते क्यों? क्योंकि ये संविधान तो बहुत पहले बना है। हम चाहें तो इस संविधान की किसी भी चीज को हटा सकते हैं, ना भी माने कि बहुत पुराने टाइम में बहुत ज्यादा नेताओं ने बनाया था, उस समय देश की स्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि जब हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने उस समय भी उन चीजों को जोड़ा, उन चीजों पर विचार विमर्श किया जो आज के समय में भी है।
इसीलिए तो अनेकों बार वहां पर बार बार एक चीज आती है, बहस हुई, चिंतन हुई, विचार विमर्श किया गया। क्यों? देखो कोई चीज नई नहीं है बेटा, जो चीजें आपको रोज रोज बताई जाती है वही आएंगी, बस क्वेश्चन में आपको सेट करनी आनी चाहिए। मुश्किल से एक लेसन के 10 या 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर ऐड होगा। आप ये मत सोचा कीजिए मैडम ने ये पॉइंट कल बताया था, आज फिर मैडम ये बता रही है, हो सकता है वो पॉइंट 3 क्वेश्चनों पे अडॉप्ट हो रहा, 3 क्वेश्चनों में शामिल हो रहा, आपको वो लगाना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर आते हैं कि उस संविधान को 50 से ऊपर 70 से ऊपर के लगभग साल होने को आ रहे हैं, 60 साल हो गए, फिर भी हम उसे क्यों स्वीकार करते हैं। तो देखिए, विधानसभा भारतीयों की आकाशगंगा मानी जाती है। जो हमारी संसद है, विधानसभा है, उसे हम भारतीयों की प्रेरणा कहा गया। भारतीयों की आकाशगंगा, जैसे आकाश में आकाशगंगा कभी कभी दिखाई देती है, कितनी सुंदर लगती है, उसका रूप कितना अच्छा लगता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर आकाशगंगा है भारतीयों की विधानसभा। और उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, उस समय मताधिकार था, प्रांतीय असेंबलियों से लोग चुनकर आए थे। चुनाव प्रांतीय असेंबली विधान मंडल के द्वारा होते, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों द्वारा जब चुनाव किए गए तो इसे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा, क्योंकि सभी वर्गों को शामिल किया गया था, सभी समुदायों को शामिल किया गया था, सभी धर्म के लोगों को शामिल किया गया था, सभी भाषी थे इसमें। ऐसा नहीं कि जो 18 साल का हो गया उसको उठाया और वोट डलवा वोट के लिए उसको क्या दिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी होता है, किसी से भी कोई भेदभाव ना करे और उसे मत का अधिकार देते। लेकिन उस समय प्रांतीय विधान मंडल से लोग चुनकर संविधान सभा को बनाने के लिए आए थे, तो यहाँ पर हम उसे आकाशगंगा इसीलिए कहते हैं, वो गलत नहीं हो सकते हैं। हर चीज को सोचा गया था, हर चीज पर विचार विमर्श होकर ही यहाँ पर संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद इसमें सभी समुदायों के, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, या कोई और समुदाय, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, जाति हो, जनजाति, कैसे भी समुदाय हो, सभी समुदायों के लोग थे। सभी क्षेत्रों के साथ न्याय किया गया था, क्योंकि सभी क्षेत्रों से जब चुनाव होते हैं तो विधानसभा के ऐसे तो नहीं ना कि एक ही क्षेत्र से चुन के लोगों को भेज दिया, सभी क्षेत्रों से चुनाव हुए थे। विभिन्न भाषा को बोलने वाले थे, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग थे, विभिन्न समुदायों को से संबंधित लोग थे, विभिन्न वर्गों से संबंधित लोग थे, विभिन्न राजनीतिक दल थे, और प्रमुखता केवल उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। एक झंडे के तले राष्ट्रीय कांग्रेस और ये जो आपके खिलाफत कमेटी थी, दोनों ने एक बार तो चुनाव भी लड़ा था, ठीक है। उसके बाद ये दोनों धर्म के नाम पर अलग हो गए थे जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ। उससे पहले आज़ादी के लिए सभी लोग इकट्ठे एकजुट होकर काम कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता ये दी गई थी कि पहले अपना देश को शक्ति से मुक्त कराओ, भारी शक्तियों से। तो इस तरह से हमारी विधानसभा को प्रमुख सर्वोच्चता दी गई, कहीं भी कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था, सभी समुदायों और सभी वर्गों के लोग शामिल थे, सभी भाषाओं को बोलने वाले थे और सभी जातियों के लोग थे। निर्वाचित सदस्य, इसमें आलेख का जो प्रतिरूप था विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हुआ था, जो चुनकर आए थे विधानसभा के लिए, जो लोग चुनकर आए थे उन्होंने ही आलेख का मतलब है संविधान का ढांचा तैयार किया था, उसका प्रारूप बनाया था पहले। फिर जब सबको लगा कि हाँ इस हिसाब से बन जाना चाहिए, ठीक है, एक रफ स्केच बनाया था, उसके बाद संविधान का कार्य पूरा हुआ था, और तब से लेकर आज तक वही संविधान चला रहा, उसमें कोई चूक नहीं है, कोई गलती नहीं है। जहां हमें जरूरत के अनुसार लगता है कुछ नया जोड़ना चाहिए तो वहां हम उसमें ऐड भी करते हैं। किसी को लगता है कोई नियम गलत बन गया और उसका विरोध हो रहा है तो उसे हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इसके प्रावधान अलग है जो मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराऊंगी। संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी, इसका तीसरा पॉइंट क्या है, विधानसभा ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ, एक स्कीम के साथ काम किया, उदारता के साथ काम किया, चाहे उनके अपने निजी कितने भी मतभेद रहे हों, आपस में नेताओं के विचार नहीं मिलते थे, चाहे किसी समुदाय से वो आए अपने दल को ऊपर उठाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने यहाँ जब संविधान निर्माण का काम किया बहुत निष्ठा से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत उदारता से, उदार दिल के साथ, खुले दिल के साथ, सर्वसम्मति से, सबके सहयोग से, सबकी सहमति से किया। तो इस तरह से यहाँ पर संविधान का जो कार्य है, हमारे संविधान में कहीं कोई गलती नहीं हो सके और मूल्यभूत सिद्धांतों पर निर्णय हुआ बार बार जब वो स्वीकार करें।
जब उन पे निर्णय हो गया, जो मूलभूत बेसिक सिद्धांत थे उन पे बार बार उन पे विचार विमर्श हुआ, उसके बाद उनको स्वीकार किया गया था। संविधान का प्रारूप पहले विचार विमर्श के लिए पेश किया गया था, उसके बाद प्रत्येक धारा पर अनेक बार विवाद हुआ, अनेक बार बहस हुई, चिंतन हुआ, उसके बाद संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ और अनेक नेताओं ने इसमें योगदान दिया, चाहे वो बाहर रहकर, चाहे वो संविधान सभा के अंदर रहकर, चाहे अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए, चाहे समुदायों की तरफ से खुद खड़े होते हुए। उन्होंने संविधान का कार्य एक योजनाबद्ध, एक परंपरा के तहत, एक नीति के स्कीम और सूझबूझ खुले दिमाग से, बहुत सोच विचार के, अनेक देशों से के संविधान से नियम लेकर उन्होंने इस संविधान का गठन किया। इसलिए आज हम इतने साल पुराने संविधान को स्वीकारते हैं, क्योंकि हमें संतुष्टि है। हमारा जो संविधान बना है ये एक विशिष्ट, अनुपम, एक ख्याति को लिए हुए अनुपम, इसमें हमारे जो विशेषताएं हैं वो अतुलनीय है, क्योंकि हमने पहले कई संविधानों का अध्ययन किया, अपने देश की उस समय की प्रेजेंट की स्थिति को समझा, उस पर विचार विमर्श किया, फिर संविधान का काम हुआ। तो इस प्रकार आज आपके दो टॉपिक भी हुए हैं कि एक तो पुराने संविधान, इतने समय पहले के बने हुए संविधान को हम आज तक चलाते आ रहे हैं क्यों, और एक संविधान को बनाने वाले कारकों का योगदान। ठीक है, दोनों आपको लिखने हैं, याद करने हैं और अच्छी तरह से इनको समझना है। आपके क्वेश्चन वाइज चल रही हूँ मैं, आप क्वेश्चन भी इसमें से अटेम्प्ट करके निकाल सकते हो। ठीक है, ओके।